हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। ये पूरा क्रोमेटोग्राफी के ऊपर जो लेक्चर है हम कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इकट्ठे एक साथ पूरी क्रोमेटोग्राफी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैनी अ टाइम्स हमें समझ नहीं आ पाती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आज पहली क्लास है। आज पहली क्लास में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। फर्स्ट इज़ क्रोमा एंड सेकंड इज़ ग्राफी। तो क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफिन का मतलब होता है राइटिंग। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी के बारे में स्वेट नामक एक साइंटिस्ट रहे हैं, मिकालिस स्वेट, जो कि एक रशियन बोटैनिस्ट रहे हैं। सो इन 1903 इन्होंने सबसे पहले बताया क्रोमेटोग्राफी के बारे में, और इन्होंने एक्चुअली क्या किया कि प्लांट के जो पिगमेंट्स हैं उन्हें सेपरेट आउट करने की कोशिश की यूजिंग दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। अब टेक्निक का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज़ कि दिस particular technique can be used for separation, identification and purification of components of mixture. For example, आपके पास बहुत सारे compounds का एक mixture है। अगर आपको उसको separate out करना है, उसको identify करना है या फिर उसे purify करना है, तो इन सारे ही processes को हम कर सकते हैं using chromatographic technique। अब हम कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। सो वी विल बी डीलिंग वन बाय वन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जैसे TLC, पेपर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, देन HPLC। उसमें हम जब वो लेक्चर्स देखेंगे तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सी टेक्निक सेपरेशन के लिए यूज़ करेंगे, कौन सी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगी और कौन सी प्यूरिफिकेशन में हेल्प करेगी। अगेन क्रोमेटोग्राफी पहले एक क्वालिटेटिव एनालिसिस माना जाता था, बट राइट नाउ बहुत सारे एडवांसेस आए हैं क्रोमेटोग्राफी में, और उसकी वजह से हम आज की डेट में क्रोमेटोग्राफी को क्वांटिटेटिव पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी पता करेंगे। क्वालिटी मतलब सपोज़ अगर एक मिक्सचर है जिसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, और हमें पता करना है कि उसमें मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मिनरल प्रेजेंट है या नहीं है। तो प्रेजेंट है या नहीं है ये हमें किस एनालिसिस से पता चलेगा? क्वालिटेटिव से। और उस मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस पर्टिकुलर मिक्सचर में, वो हमें पता चल जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। सो सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज़, चूँकि पहली क्लास है और हमें टर्मिनोलॉजीज़ अगर क्लियर होंगी तो हम आगे के लेक्चर्स ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक चीज़ कहलाती है सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? इट इज़ अ सैम्पल कंपोनेंट इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो जहाँ पर हम सैम्पल ले रहे हैं, जो भी हम मिक्सचर ले रहे हैं, एक्चुअली सैम्पल यहाँ क्या है कि सपोज़ एक कोई मिक्सचर है, जैसे कि स्वेट ने लिया कि उन्होंने प्लांट पिगमेंट्स जो थे उनका एक मिक्सचर लीफ एक्सट्रैक्ट निकाला, तो वो उनके लिए सैम्पल क्या था? लीफ एक्सट्रैक्ट। अगेन देन सॉल्वेंट की हम बात करें, जिसे हम मोबाइल फेज़ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो लिक्विड स्टेशनरी फेज़ इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट और मोबाइल फेज़। देन सैम्पल क्या है? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, और उसका यूज़ क्या है कि हम उस मिक्सचर को जब हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में अप्लाई करते हैं तो व्हाट वी फाइंड कि हम उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर पाते हैं, प्योरीफाई कर पाते हैं। सो सैम्पल इज़ मियरली, आप समझ सकते हैं कि एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है। देन अदर टर्मिनोलॉजीज इंक्लूड स्टेशनरी फेज, बॉन्डेड फेज एंड इमोबिलाइज्ड फेज। ये सब टर्मिनोलॉजीज़ जब हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स पढ़ेंगे तो बार बार रिपीटेडली आएंगी, तो अभी आप समझ लेंगे तो बेटर होगा।
स्टेशनरी फेज का मतलब क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट कि कुछ स्टेशनरी फॉर्म में है, कुछ स्टेबल है ना, दैट इज़ नॉट मूविंग। तो स्टेशनरी फेज एक सॉलिड सपोर्ट की तरह आप कह सकते हैं। एक सॉलिड सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सॉलिड हो, स्ट्रिक्ट सॉलिड हो, इट कुड बी अ जेल लाइक और इट कुड बी अ लिक्विड सपोर्ट ऑल्सो। may or may not contribute to the separation process। कई जगह जब हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो सपोर्ट रहता है दैट डजंट गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू द सेपरेशन प्रोसेस कई बार, है ना, एंड इन सर्टेन केसेस इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द सेपरेशन प्रोसेस। तो स्टेशनरी फेज हमारी सॉलिड हो सकती है, जेल हो सकती है और लिक्विड हो सकती है। जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स मच बेटर। अभी आप सिर्फ इतना समझ लिए, स्टेशनरी फेज मतलब उसका मेन रोल है टू प्रोवाइड अ सपोर्ट। देन बॉन्डेड फेज हम बात करते हैं। तो अ स्टेशनरी फेज विच इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द सपोर्ट पार्टिकल और टू द इनसाइड वॉल ऑफ द कॉलम ट्यूबिंग इज़ कॉल्ड अ बॉन्डेड फेज। तो मतलब यहाँ पर अब हम स्टेशनरी फेज के साथ में एक कोवेलेंटली बॉन्डेड सपोर्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कोवेलेंटली बॉन्डेड सपोर्ट पार्टिकल, ओके। देन इमोबिलाइज्ड फेज। इमोबिलाइज्ड फेज जब हम कह रहे हैं तो अगेन स्टेशनरी फेज का ही पार्ट है। इमोबिलाइजेशन एज आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि मोबिलिटी को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है किसी तरीके से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमोबिलाइजेशन। सो द स्टेशनरी फेज इन विच immobilized ऑन द सपोर्ट पार्टिकल और ऑन अ इनर वॉल ऑफ द कॉलम ट्यूबिंग। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने कोई बॉन्डिंग नहीं की है, इट इज़ मियरली अ सपोर्ट जिसके अंदर हमने सपोर्ट पार्टिकल जो हमारा है वो इमोबिलाइज कर दिया है। देन मोबाइल फेज, अगेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ सब अलग अलग क्रोमेटोग्राफी में सिमिलर टर्मिनोलॉजीज़ भी यूज़ हो सकती हैं और डिफ़र भी कर सकता है जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो मोबाइल फेज क्या है? अ फ्लूइड विच परकुलेट्स थ्रू और अलोंग द स्टेशनरी बेड in a definite direction. Again, when we talk about mobile phase, we are talking about any fluid, liquid हो सकता है, gas हो सकता है, supercritical fluid भी हो सकता है। So ये जो भी मोबाइल फेज है ये स्टेशनरी फेज में परकुलेट करता है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में परकुलेट करता है। दोनों डायरेक्शन में परकुलेट इसलिए नहीं करता है क्योंकि then we won't be able to achieve the separation. Then मोबाइल फेज जब हम कोई लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो उसका मोबाइल फेज लिक्विड रहेगा। अगर हम गैस क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अ गैस मोबाइल फेज। अगर हम कहते हैं कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी है, दैट मीन्स कि वहाँ पर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है इट इज़ एक्टिंग लाइक अ मोबाइल फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप दिमाग में रखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफीज वेरी नाइसली। अगेन आई एम रिपीटिंग, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अगर हम कभी कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोबाइल फेज दैट इज़ लिक्विड इन नेचर। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज होगा वो गैशियस नेचर का होगा और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होगा। नाउ इफ्लुएंट की बात करते हैं तो इफ्लुएंट एक्चुअली क्या है? मोबाइल फेज ऑब्वियसली किसी कॉलम से मूव ऑन होगा। जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, HPLC पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो दैट इफ्लुएंट निकलता है। बहुत आसान से शब्दों में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो एक पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी का एक पाइप है जो कि आपके किचन तक आता है। तो द वाटर दैट इज़ कमिंग आउट थ्रू द पाइप इज़ इफ्लुएंट। अगर बीच में कॉलम मटेरियल भर दिया जाए
और ऊपर से एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड रख दिया जाए, मिक्सचर रख दिया जाए, और फिर हम पानी को उसमें से फ्लो होने देंगे, तो जो बाहर निकलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज एफ्लुएंट. So the mobile phase that is leaving the column is effluent. हम धीरे धीरे करके जब कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई एफ्लुएंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी. देन एक टर्म है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट. फाइन. इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कह सकते हैं इसे, या पार्टीशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं. जब आप बुक्स देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, या फिर इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन, या पार्टीशन कोफिशिएंट. अब आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर एक सॉलिड सब्सटेंस है, आपने देखा होगा कभी चॉक सभी ने अपने घर में या स्कूल में कभी ना कभी यूज़ की होगी. अगर हम उस चॉक को इंक में डिप करते हैं तो व्हाट हैपन्स, स्लोली द इंक स्टार्ट्स टू मूव अपवर्ड, है ना. और अगर इंक 3-4 तरीके की हम मिक्स कर दें और फिर उसको मूव होने दें, उस इंक को मूव होने दें चॉक के ऊपर, और नीचे कोई सॉल्वेंट डाल दें, तो क्या होगा कि थ्रू कैपिलरी एक्शन द थिंग्स विल टेंड टू मूव अपवर्ड, एंड वो जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे. तो यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ दोनों के एक रेशियो की बात कर रहे हैं. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट अगर सिंप्लीफाइड वर्ड में हम बात करें तो इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए इन स्टेशनरी फेज. मतलब कंपोनेंट ए जो भी हमें रिजॉल्व करना है वो स्टेशनरी फेज में उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए इन मोबाइल फेज. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में किसी भी एक सब्सटेंस का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, या फिर इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट, या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट. आप डायग्राम में देख सकते हो कि देयर इज़ वन मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज़ है. ये जो ब्लू कलर का बॉक्स और ग्रीन कलर का बॉक्स आपको नीचे दिख रहा है, तो हमने एक को मोबाइल फेज़ मान लिया और एक को स्टेशनरी फेज़ मान लिया. अब उस स्टेशनरी फेज़ में हमारे कंपोनेंट ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, एज वेल एज मोबाइल फेज़ में हमारे कंपोनेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, उसके रेशियो को जब हम निकालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सारी क्रोमेटोग्राफी इसी चीज़ पर बेस्ड है. अब सेपरेशन हमें अचीव कैसे होता है, तो डिफरेंट एफिनिटीज़ ऑफ द कंपोनेंट्स टू द टू फेजेस कॉजेज द सेपरेशन. ऑब्वियसली अगर हम 2 अमीनो एसिड ले लें तो वो दोनों इक्वल मात्रा में स्टेशनरी फेज में उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, मोबाइल फेज में भी एक जैसा नहीं होगा. देयर सॉल्युबिलिटी एंड देयर एब्जॉर्प्टिविटी विल डिफर, और यही रीज़न है जिसकी वजह से जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो सेपरेट आउट हो पाते हैं यूजिंग मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज. नाउ कमिंग टू द पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स. ओके फाइन, हमने कहा कि एक स्टेशनरी फेज है, एक मोबाइल फेज है, और दोनों में हमारे कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिफर कर सकता है. तो अब हमने एक टर्म पढ़ा था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अगर पोलर सॉल्यूट्स की बात करें तो पोलर सॉल्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एल्कोहल, एसिड्स, अमीन्स, है ना. जहाँ पर पोल मतलब पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहता है, दैट बिकम्स अ पोलर मॉलिक्यूल, है ना. डाइपोल्स जहाँ पर मिलते हैं आपको, दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए हम उसको पोलर सॉल्यूट्स कह देते हैं. तो एग्जाम्पल में क्या है, एल्कोहल है, एसिड है एंड अमीन्स है. आर इज़ नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट चेन जिसे हम कह देते हैं. फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल्स में OH होगा, एसिड में COOH होगा, अमीन्स में NH2 होगा. अगेन जब हम पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें तो
there can be alcohols like methanol and ethanol and acetic acid. बहुत सारे हैं, I have mentioned only few one for your information. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें तो नॉन पोलर आप जैसा कि समझ सकते हैं कि जहाँ पर डायपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते वहाँ या कम एग्जिस्ट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज नॉन पोलर सोल्यूट्स, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, कीटोन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें तो हेक्सेन है, टोलीन है, हेक्सीन है, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की. नाउ जब भी हम नॉन पोलर सोल्यूट्स की बात करें या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें तो इनका हम एक कंपैरेटिव अकाउंट निकालते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सारे हाइड्रोकार्बन एक जैसे नॉन पोलर हों, है ना. जितनी ज़्यादा लंबी आर चेन होगी उतना ज़्यादा नॉन पोलर कंपाउंड होगा. और उनका कंपैरेटिव अकाउंट अगर हम देखेंगे तो जिसमें आर चेन छोटी है, लेस हैवी है, मॉलिक्यूलर वेट की है, दैट इज़ लेस नॉन पोलर, वाइल जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन बहुत लंबी है वो ज़्यादा नॉन पोलर हो. इसलिए हमने उसको लिख दिया है वहाँ पर कंपैरेटिव. नाउ सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इन अ मिक्सचर इज़ पॉसिबल बिकॉज कंपाउंड्स हैव डिफरेंट पोलैरिटीज़. मैंने आपको बोला कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनकी पोलैरिटी डिफ़र करेगी, और जब उनकी पोलैरिटी डिफ़र करेगी तो उनका स्टेशनरी फेज़ में कितना एड्जॉर्प्शन हो रहा है और मोबाइल फेज़ में उनका कितना एड्जॉर्प्शन हो रहा है ये डिफ़र करेगा. एंड दिस विल लीड टू द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स इन अ मिक्सचर. नाउ अब हम आ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पर. अभी तो हम टर्मिनोलॉजी समझ रहे थे. नाउ क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल क्या है कि डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी या एड्जॉर्प्टिविटी की जब हम बात करें तो इन दोनों पे बेस्ड होता है कि कितना बेटर सेपरेशन हमें मिलेगा. सो ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर माइग्रेशन रेट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट व्हेन दे पास थ्रू अ पोरस मीडिया. मैंने कहा सेपरेशन किस वजह से हो पाता है, क्योंकि माइग्रेशन रेट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हमने रेशियो देखा था, concentration of component A in stationary phase divided by a concentration of component A in a mobile phase. So this leads to the separation of molecules when they pass through a porous media. वाइस वर्सा भी हो सकता है, हम डील करेंगे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में. इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं. तो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी, मतलब किसी सॉल्वेंट के साथ कितना सॉल्युबल होगा हमारा सॉल्यूट उस पे डिपेंड करेगा. एंड एड्जॉर्प्टिविटी ऑफ सैम्पल कंपोनेंट बिटवीन टू फेजेस. कौन सी फेजेस हैं, stationary phase and mobile phase. So thank you for today's lecture. Again we will be meeting for the next lecture on chromatography very soon. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ डाउट्स हैं या आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ पोस्ट कीजिए and let me know to how to improve myself better. Thank you so much for your patience listening. Thank you.